कि ललन सिंह के समर्थक जो विधायक थे, इसको लेके उस वक्त चर्चा चली थी, ललन सिंह 11 विधायकों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद जदयू को तोड़ करके आरजेडी की सरकार बनाने के फेरे में लगे हुए हैं। तो हो या नहीं हो, लेकिन तेजस्वी आज एक उम्मीद बांधे हैं। आपको इशारा किया उन्होंने, बिहार में खेला की शुरुआत हुई है अभी। अमित शाह का पूरा प्लान है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक तौर पर या एक ललन सिंह जिस जाति के थे, विजय सिन्हा भी उसी जाति के हैं, तो उस क्षेत्र में उस जाति का एक बड़ा नेता खड़ा कर देना, विजय सिन्हा के कद को बढ़ा देना। अब आप ये समझिए कि हमने कहा ना कि एक जो राजनीति होती जो दिख रही है, जो पलटी मार राजनीति सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ये जो एक राजनीति है, जो राजनीति हो रही है, जिसको हम लोग आमचाल की भाषा में करते हैं ज्यादा राजनीति मत करो, तो ये अमित शाह की राजनीति, और ये राजनीति किसके खिलाफ? ललन सिंह के खिलाफ। नीतीश कुमार क्या है आज की तारीख में? बीजेपी के नेता हों या कई प्रशांत किशोर हों, कई नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो इस स्थिति में नहीं है आज की तारीख में कि वो खुद को निर्णय ले सके। कभी कहा जाता था कि बिहार की राजनीतिक जमीन बड़ी उर्वरा है जी, खबरों के लिहाज से हो या फिर दिल्ली की सत्ता तक जाने का रास्ता हो, लेकिन ऐसा कहिए कि इतनी उर्वरा हो गई जमीन अब कि एक सीजन में 3-3, 4-4 फसलें लगने लगी। ये देखिए हमारा 5 साल का जो सीजन है, तीसरी फसल बिहार के लोग काट रहे हैं सर। पलटा पलटी के बाद नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री। सरकार बदलते ही लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ। लेटेस्ट इन दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद बिहार में क्या है ताजा हाल, क्या लोग सोच रहे हैं, किस तरह पॉलिटिकल क्लास सोच रहा है, किस तरह इंटेलिजेंसिया सोच रहा है, कैसे लोगों का रिएक्शन है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने वाला। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण कुमार जी हैं, पटना से जुड़े हैं। चूंकि पटना में रहते हैं तो इनके पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगी। हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो सोशल मीडिया के बहाने से या फोन पे बात करके कुछ पता करते हैं, लेकिन पटना में रहने का अपना एक अलग मिजाज है, एक फायदा है। सीधे चलते हैं श्रवण जी के पास, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है। लोकसभा की चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में क्या होगा, इंडिया गठबंधन का हाल और बिहार में क्या है स्थिति, इसी पर चर्चा है। स्वागत है सर जी। नमस्कार सर, आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। जी जी जी, बताएं क्या चल रहा है। फ्लोर इज योर्स नाउ। बिहार की राजनीति तो कहते हैं ना, बिहार इज नॉट ए स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, सही कहा आपने। कभी कहा जाता था कि बिहार की राजनीतिक जमीन बड़ी उर्वरा है जी, खबरों के लिहाज से हो या फिर दिल्ली की सत्ता तक जाने का रास्ता हो, लेकिन ऐसा कहिए कि इतनी उर्वरा हो गई जमीन अब कि एक सीजन में 3-3, 4-4 फसलें लगने लगी। ये देखिए हमारा 5 साल का जो सीजन है, तीसरी फसल बिहार के लोग काट रहे हैं सर। पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन। तो ये जो पहले आगे क्या होगा बिहार में, ये जानने के पहले हमको लगता है कि जो खबरें हम देख रहे हैं बिहार की राजनीति में की खबरें को अगर देखें हम, इसको दो नजरिए से देखना होगा। एक तो बिहार की वो राजनीति जिसे होते हम देख रहे हैं, और दूसरा बिहार की राजनीति जो हो रही है। हम इसको अगर दो पार्ट में चर्चा करें इस पर, तो हमको लगता है कि बिहार के हमारे दर्शक ज्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे और हमें विश्लेषण करने में सुविधा होगी जी। पहला तो कि बिहार की राजनीति में जो हो रहा है और जो हम देख रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है किस तरह से। जैसे आपने शुरू में कहा कि पलटा पलटी हो रहा है। इस 2020 के चुनाव के बाद ही अगर देखें तो नीतीश दूसरी बार पलट गए। पहले की चर्चा हम छोड़ दें तो नीतीश दूसरी बार पलटते हैं। अब इस पलटने की वजह जो भी हो,
यहां तो लोग अभी ये मान रहे हैं कि अब कम से कम नीतीश आगे इस टर्म में नहीं पलटेंगे, लेकिन जब इसके पीछे की वजहों को हम देखेंगे तो जैसे हमने कहा कि राजनीतिक जो हो रही है, तो इस पर थोड़ा हमको जो पिछली चर्चा हम लोग की हुई थी उसमें कई इशारा किया था हमने कि नीतीश कुमार क्या है आज की तारीख में। बीजेपी के नेता हों या कई प्रशांत किशोर हों, कई नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो इस स्थिति में नहीं है आज की तारीख में कि वो खुद को निर्णय ले सके। तो ये स्थिति कब से आई, कैसे आई, इसको अगर हमको देखना होगा तो 2019 में जाना पड़ेगा सर। अच्छा, 2019 का जो लोकसभा चुनाव होता है उस वक्त ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, उनकी जीत मिलती है और जब उनकी जीत होती है तो वहां से एक महत्वाकांक्षा सामने आ जाती है। उसके पहले जब केंद्र सरकार में शामिल होने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि कम से कम 2 मंत्री चाहिए हमको जदयू कोटे से, नहीं तो शामिल नहीं होंगे। लेकिन 2019 का जब चुनाव आता है, ललन सिंह जीतते हैं तो फिर से एक बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की जदयू की चर्चा तेज हो जाती है। और इसमें आप एक चीज गौर करें कि 27 दिसंबर 2020 को, यानी कि जब 20 का विधानसभा चुनाव आता है 19 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और 7 जुलाई 2021 को वो केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। अब जब आरसीपी केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो पूरी पटकथा वहीं से लिखी जानी शुरू होती है। ललन जी की भी इच्छा थी कि वो मंत्री बने, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि आरसीपी सिंह को अमित शाह का वरद हस्त प्राप्त है, इसलिए वो केंद्रीय मंत्री बन गए। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री नहीं बन सके, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो उस वक्त से हिलोरे ले रही थी। अभी देखिए, उस वक्त जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं तो यही ललन सिंह या जदयू के इनके जो समर्थक थे वो तुरंत ये मुद्दा उठाते हैं कि एक व्यक्ति एक पद। तो इसका ये होता है कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ता है। 31 जुलाई 2021 को यानी जब केंद्रीय मंत्री बने ये, उसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इनकी विदाई होती है आरसीपी सिंह की, और फिर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने रह गए, लेकिन ललन सिंह की जो रणनीति थी या ललन सिंह की जो महत्वाकांक्षा थी यही खत्म नहीं हुई। ये इसके बाद पूरा का पूरा एक लॉबिंग में लग गए कि चूंकि आरसीपी सिंह को कहा जाता था कि ये अमित शाह के बड़े खास हैं, तो ललन सिंह सीधी भिड़ंत इन्होंने शुरू कर दी अमित शाह से, और अमित शाह से भिड़ंत के चक्कर में ये आरजेडी के करीब होते चले गए। इनका ललन सिंह की ये सोच थी कि हम अमित शाह को अगर हमको टक्कर देना है या अमित शाह के पास अपना महत्व साबित करना है तो हमें कुछ करके दिखाना होगा। तो इधर ये चले आते हैं, आरजेडी के करीब हो जाते हैं या फिर एक अलग जो लॉबिंग शुरू कर लेते हैं ये, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह के सारे लोगों को किनारा करते चले जाते हैं। ये हमने पिछली बार भी कहा था। तो आरसीपी सिंह के सारे लोग किनारा कर दिए गए। अब जब इनका जब कार्यकाल खत्म होता है आरसीपी सिंह का राज्यसभा का, तो उसके बाद केंद्रीय मंत्री दोबारा नहीं बने, ये दोबारा इनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। अब यहां ललन सिंह की नजदीकी आरजेडी से बढ़ती है। आरजेडी से आप याद कीजिए कि आरजेडी से ललन सिंह की नजदीकी बढ़ती है, और जब ये पूरा का पूरा नीतीश कुमार की सरकार महागठबंधन के साथ बनती है तो उसके बाद भी अमित शाह के मुख्य निशाने पर
अमित शाह ने बिल्कुल कहा कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन जब जब उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, तब तक उन्होंने एक नाम हमेशा लिया है, लल्लन बाबू का। ये लल्लन बाबू का नाम अमित शाह हमेशा लेते रहे कि लल्लन बाबू और नीतीश कुमार जी, आपके लिए भाजपा के और एनडीए के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये माना जा रहा है कि अमित शाह का जो मुख्य गुस्सा था, मेन गुस्सा था, वो लल्लन सिंह पर था। उनका मानना था कि महागठबंधन में जो सरकार नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, वो लल्लन सिंह की वजह से हुए हैं। लल्लन सिंह ने एक बार भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वहां संजय झा बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको स्मरण होगा कि एनडीए में तो नीतीश जी को, मुख्यमंत्री जी को, ये हमारे माननीय मंत्री जी ले गए थे। उनका इशारा संजय झा की ओर था। तो ये उस वक्त भी आरसीपी सिंह की जब विदाई हो गई जदयू से, लोगों को ये लगने लगा कि ये आरजेडी के करीब हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर संजय झा हो या फिर विजय चौधरी हो, ये इसके बाद अब जो एक तरह से कहा जाए कि जो भाजपा के करीब थे या जो भाजपा से जिनका सॉफ्ट कॉर्नर था, वो फिर नीतीश जी को अपने साथ लेने लगे या नीतीश जी को कन्विंस करने लगे कि ये लल्लन सिंह ने जो किया है, ये इनका अपना व्यक्तिगत खुन्नस था। भाजपा के करीब के जो नेता थे जदयू में, उन्होंने फिर से नीतीश कुमार को ये कन्विंस करना शुरू कर दिया कि लल्लन जी अपने महत्वाकांक्षा की वजह से आपको आरजेडी के करीब ले गए थे। ये बात देर सवेर समझ में आ गई नीतीश कुमार को, और उसके बाद उन्होंने एक चीज और ये ध्यान देने की बात है कि अमित शाह ने, आपको याद होगा कि अमित शाह के निशाने पर, जैसा कि हमने कहा, लल्लन सिंह थे। अब जब भाजपा के करीब आने की बात होती है नीतीश कुमार को, फिर से एनडीए में शामिल होने की बात होती है, तो पहली शर्त ये होती है अमित शाह की कि आप लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाएं। और अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाता है। अब देखिए यहाँ लल्लन सिंह, सॉरी माफ करेंगे, लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, और इसके बाद फिर एनडीए में नीतीश कुमार के वापसी की कवायद शुरू होती है। अब लल्लन सिंह को यही फिनिश नहीं किया गया। अब देखिए, अब नीतीश कुमार के साथ दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक तो सम्राट चौधरी है, दूसरा डिप्टी सीएम आप विजय सिन्हा है। हम विजय सिन्हा को जरा टारगेट करते हैं, ठीक है ना, लल्लन सिंह वर्सेस विजय सिन्हा। अब अमित शाह ने कैसे लल्लन सिंह को पूरा का पूरा फिनिश करने का जो गेम प्लान बनाया है। विजय सिन्हा कहाँ के रहने वाले हैं? ये लखीसराय के रहने वाले हैं। संसदीय क्षेत्र, जैसा कि आपने कहा, इनका वही पड़ता है जो लल्लन सिंह का है। और विजय सिन्हा का एक प्रकरण आपको याद होगा, जब भी ये विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते, एनडीए की सरकार थी, इसके जस्ट पहले, महागठबंधन के पहले जो एनडीए की सरकार थी, उसे विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। लखीसराय में उस वक्त एक हत्याकांड हुआ था, हत्या हो गई थी। विजय सिन्हा उसके विरोध में बड़े मुखर थे। तो जब विजय सिन्हा लखीसराय गए थे, उस वक्त वहां के अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने इनके साथ बदतमीजी की थी। और वे पुलिस अधिकारी कौन थे? वे पुलिस अधिकारी वही थे जो लल्लन सिंह के द्वारा वहां प्रतिनियुक्त करवाए गए थे। उस वक्त लल्लन सिंह की इतनी चलती थी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, नीतीश के करीब होते हुए, कि वो जिसको चाहते थे अपने संसदीय क्षेत्र छोड़िए, पूरे बिहार में डिप्यूटेशन से लेके पोस्टिंग में इनकी बड़ी बहुत चलती थी। तो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पूरे का पूरा जितने अधिकारी थे, वो सब के सब लल्लन सिंह के द्वारा लाए गए थे। अब विजय सिन्हा को अपमानित करते हैं अधिकारी, विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, आसन पर बैठे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने संजय सरावगी से एक प्रश्न करवाया था कि उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है। उस प्रकरण में यह स्थिति हो गई थी कि मुख्यमंत्री वर्सेस विजय सिन्हा, बहुत जोरदार बहस हुई थी और मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कह दिया था स्पीकर विजय सिन्हा को। तो यह स्थिति लल्लन सिंह वर्सेस विजय सिन्हा, ऐसी स्थिति थी उस वक्त।
ये विजय सिन्हा चाह करके भी एक दारोगा तक का ट्रांसफर नहीं करवा सके थे, उस पर कार्रवाई नहीं करवा सके थे। विधानसभा में सवाल हुए थे, समिति बनी थी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं था। ये वो दौर था जब ललन सिंह की चलती हुआ करती थी। अब तो इसको जोड़िए जैसे विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाने से। अमित शाह ने आखिर क्यों विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया? कोई भी दर्शक इसका अंदाजा लगा सकता है। आज की तारीख में अगर एक तरफ तो ललन सिंह का अवसान हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए गए, नीतीश के जो नवरत्न हुआ करते थे वहां से उनकी वो आउट हुए, और दूसरी तरफ विजय सिन्हा का कद बढ़ाया गया। अब आज की तारीख में तो आप मानेंगे अगर ये डिप्टी सीएम है तो कम से कम ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके कुछ भी जो लखीसराय मुंगेर जिला में इनकी चलेगी। तो अमित शाह का पूरा प्लान है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक तौर पर या ललन सिंह जिस जाति के थे, विजय सिन्हा भी उसी जाति के हैं, तो उस क्षेत्र में उस जाति का एक बड़ा नेता खड़ा कर देना, विजय सिन्हा के कद को बढ़ा देना। अब आप ये समझिए कि हमने कहा ना कि एक जो राजनीति होती जो दिख रही है, जो पलटी मार राजनीति सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ये जो एक राजनीति है, जो राजनीति हो रही है, जिसको हम लोग आमचाल की भाषा में करते हैं ज्यादा राजनीति मत करो, तो ये अमित शाह की राजनीति, और ये राजनीति किसके खिलाफ? ललन सिंह के खिलाफ। ललन सिंह के खिलाफ क्यों? क्योंकि जब आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया ललन सिंह की इच्छा से, ललन सिंह के वरदस्त से, तो वहां विरोध करना शुरू किया। यानी अमित शाह के निर्णय का खुला विरोध शुरू कर दिया था ललन सिंह। अमित शाह के वरदस्त से मंत्री बनाया गया था। ये सब जानते हैं सर, ये सब जानते हैं। बाद में खुद नीतीश कुमार ये क्या कहता है, जदयू के नेताओं ने कहा कि जदयू की राय नहीं थी, ये अमित शाह की राय से मंत्री बनाए गए थे। तो ये एक राजनीति। अब यहां फिर हम चले, अब देखिए यहां भी जो अभी एक चर्चा बिहार में अभी कहा कि बिहार में अभी क्या चल रहा है, बिहार में अभी सबसे जो गर्मा गर्म बहस हो रही है वो अध्यक्ष को लेकर के, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर। विधानसभा जहां तक पहले जानकारी मिली थी, लालू यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को बुलाकर कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन बाद में पार्टी का निर्णय बदल गया। आज की तारीख में विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उन पर। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी जो गेम प्लान चल रहा है वो एक तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं से अभी भी एक उम्मीद है कि ललन सिंह के समर्थक जो विधायक थे, जिसको लेके उस वक्त चर्चा चली थी, ललन सिंह 11 विधायकों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद जदयू को तोड़ करके आरजेडी की सरकार बनाने के फेरे में लगे हुए हैं। तो हो या नहीं हो, लेकिन तेजस्वी आज एक उम्मीद बांधे हैं। आपको इशारा किया उन्होंने, बिहार में खेला की शुरुआत हुई है अभी। तो इस तरह से बिहार में राजनीति चल रही है अभी। उसमें श्रवण जी ये भी थी कि ईडी की नजर पे जेडीयू के भी कुछ नेता निशाने पर थे और उसका भी एक दबाव था, ऐसा भी था। किनकी नजर में? वाला ईडी की नजर में। हाँ, तो ईडी की नजर में उस वक्त तो जैसे कि बालू वाले मामले में, ये कई मामले में तो उस वक्त छापामारी हुई थी, तो वो तो एक अलग मुद्दा था। उसको इस बिल्कुल सरकार के टूटने और इसे कहीं कोई बहुत ज्यादा उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। अच्छा। वो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और यहाँ वैसा कुछ है भी नहीं। जिनके खिलाफ हुआ था कार्रवाई चल रही है, उसका सरकार को गिराने से लेके उसका मुझे नहीं लगता है कि अच्छा वो नेता इतना प्रभावित है कि नीतीश कुमार के चलते इधर आ जाते। नीतीश कुमार पर आज तक कोई डायरेक्ट आक्षेप नहीं लगा है, इन पर कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं ये हुआ है, तो इसलिए इसको उस मुद्दे से जोड़ना मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में। अच्छा एक बात बताइए, अभी रामविलास जी होते तो वो भी चर्चा के केंद्र में होते, उनकी चिराग भी चर्चा के केंद्र में है सर, बिल्कुल। चिराग आज भी चर्चा के केंद्र में है अभी। बिल्कुल सही अपने अपने चिराग। अभी देखिए अमित शाह की जो दूसरी राजनीति चल रही है बिहार में, वो चिराग का कद बढ़ा रहे हैं। ये जब पूरा मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही थी, नया कैबिनेट बनने की बात चल रही थी, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि अमित शाह ने
चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया था, उप मुख्यमंत्री का ऑफर दिया था, लेकिन तेजस्वी ने उसको चिराग ने उसको इनकार कर दिया। वो डिप्टी सीएम फिलहाल नहीं बनना चाहते हैं। अब जब कोई डिप्टी सीएम का ऑफर इनकार कर रहा है तो उसकी महत्वाकांक्षा भी आप समझ रहे होंगे सर। जी। चिराग का निशाना कहाँ है? और कमोबेश मुझे लग रहा है कि एनडीए खेमे से चिराग के कद को बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए ना, शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के चिराग पासवान को अपने साथ लेकर के दिल्ली से पटना आते हैं। पटना ही नहीं आते, शपथ ग्रहण समारोह में चिराग पासवान को अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं तो है, आज भी चर्चा है चिराग की। चिराग को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और इस बात को चिराग भी भली भांति समझ रहे हैं कि एनडीए के साथ रहने में उनका आज निकल तो भला है। अब देखिए ना, उन्होंने तो क्या कहा, सीधे सीधे अप्रत्यक्ष तौर पर तो कह दिया है कि हमारे पास जितनी लोकसभा में, पिछले लोकसभा में जितनी सीटें थी, अगर उतनी नहीं मिलेंगी तो हम फिर वही खेला करेंगे जो हम 2020 के लोकसभा चुनाव किए, विधानसभा चुनाव किए हैं। फिर अपने 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ही। हम उन सारे सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेंगे जहां जदयू के प्रत्याशी खड़ा होंगे। तो एक तरह से धमकी तो चिराग पासवान दे ही गए हैं। उनके चाचा भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या रिएक्शन है? चाचा का रिएक्शन तो हाजीपुर लोकसभा चुनाव को, लोकसभा क्षेत्र से लड़ने का पर अड़े हुए हैं वो आज भी। लेकिन चाचा के रिएक्शन से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क एनडीए को पड़ने वाला है। चाचा एक अपनी सीट, एक उनको टिकट मिल जाए तो ये शायद उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एनडीए पूरा का पूरा सॉफ्ट कवर एनडीए का देख रहे चिराग पासवान के प्रति है। और चिराग ने 6 सीट कहा है, तो इसमें चाचा के साथ जितने एमपी हैं उनमें कई का टिकट कटने की बात चल रही है। अब चिराग खेमे के कई प्रत्याशी तो मैंने ऑलरेडी चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। अब नवादा सीट को ले लीजिए आप, वहां जहानाबाद के सांसद थे प्रोफेसर अरुण कुमार, उन्होंने ऑलरेडी प्रचार शुरू कर दिया है। अभी वो राष्ट्रीय लोक चिराग खेमे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो, तो इनको ये इशारा कर दे दिया गया है कि नवादा से तैयारी कीजिए, जबकि नवादा से ऑलरेडी पारस खेमे के चंदन कुमार एमपी हैं लोजपा के। तो ये कहीं ना कहीं से एक इशारा मिल रहा है कि पारस खेमे के एमपी के टिकट कटेंगे, और इसमें चिराग पासवान की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। अच्छा, ये मुकेश सहनी भी है, वो चर्चा में बीच बीच में बने रहते हैं, उनका क्या स्टैंड है, क्या चल रहा है? मुकेश सहनी का लोकसभा में वो चुनाव प्रचार तक सीमित रह जाएंगे, मुझे लगता जिप्सी खेमे से वो करें। अभी तक लोकसभा में उनके लिए कोई सीट न तो महागठबंधन की ओर से छोड़ी जाएगी मुझे लगता है, न ही एनडीए की ओर से छोड़ी जाएगी। अब वो अपना कहीं चुनाव लड़ लें, वो एक अलग मुद्दा है। हाँ, विधानसभा चुनाव आते आते संभव है कि मुकेश सहनी फिर से एक महत्वपूर्ण चेहरा बन जाए, या उन पर कुछ सोचे एनडीए या महागठबंधन। लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल चर्चा भी नहीं है कहीं बिहार में मुकेश सहनी की। लोकसभा चुनाव में पूरा नरेंद्र मोदी वर्सेस जी। अब महागठबंधन, ये इंडिया अलायंस में वहां लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस और आरजेडी है मेन रूप से। क्या है वहां, क्या चल रहा है कांग्रेस की ओर से, और सीट को लेकर वहां भी अभी कुछ स्पष्टता नहीं है? सीट को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार प्रवेश कर चुकी है। सुनने में आया है कि अच्छी खासी भीड़ हो रही है। लेकिन सीटों को लेकर के महागठबंधन में कोई चर्चा अभी तक नहीं सुनने को आ रही है। अब ये जब से इसका इत्तेफाक कहिए कि जब से सरकार गिरी है महागठबंधन की, तब से कानूनी पेचीदगी हो, या मतलब जैसे कि ईडी के पूछताछ लालू जी की हुई, तेजस्वी की हुई, तो इसमें ही पूरा का पूरा समय चला जा रहा है अभी। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अभी 2-4 दिन कम से कम सीटों को लेकर कोई मीटिंग भी महागठबंधन की ओर से होगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर पटना में क्या चर्चा है? पटना में से भीड़ तो हो रही है, लेकिन न्याय वो भीड़ कितना वोट में बदल सकता है। अब जैसे क्या कहता है, उनकी एंट्री हुई जिस क्षेत्र सीमांचल से उनकी एंट्री होती है, वो क्षेत्र तो ऐसे भी कहा जाता है कि अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र है, वहां भीड़ होना
स्वाभाविक है। अल्पसंख्यकों का तो पूरा का पूरा रुझान अभी कांग्रेस की ओर जाता दिख रहा है। आप लोकसभा कई स्टेट के चुनाव में भी, कर्नाटक के चुनाव में देखिए कहीं भी, तो अल्पसंख्यक का झुकाव तो है। अब वो राहुल गांधी हो या लालू हो, अल्पसंख्यक का झुकाव है तो जाहिर है भीड़ भी होगी। और उसके बावजूद भीड़ को वोट में कितना बदल पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आरजेडी के लोग शामिल हो रहे हैं न्याय यात्रा में? आरजेडी के लोग बड़े बड़े नेता तो कोई किसी की चर्चा नहीं है कि शामिल हुए हैं। अब स्थानीय वहां कुछ हुए होंगे, लेकिन किसी बड़े नेता का नाम तो नहीं आया कि शामिल हुए हैं अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी, और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने दिया। और दोस्तों, श्रवण कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पटना में रहते हैं। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए कि कैसे बिहार इज नॉट अ स्टेट, बिहार इज अ स्टेट ऑफ माइंड। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।